हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर, कक्षा 11 लेसन नंबर 4 भारतीय स्थापत्य कला और मूर्ति कला, मौर्योत्तर कालीन कला। इस संदर्भ में हमने सांची के स्तूप के बारे में पढ़ा था। आज हम बरहुत का स्तूप पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया थे कि बरहुत, पहली बात तो कि स्तूप का उद्देश्य क्या होता था। स्तूप निर्माण का उद्देश्य यश की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति था। स्तूप बनाने के पीछे जितने भी राजा थे जिन्होंने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया, वैसे अधिकांश स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के काल में हो गया था, लेकिन स्तूप की साज सज्जा का कार्य शुंग काल में संपन्न हुआ था। शुंग काल में पत्थरों पर अनेक प्रकार की कलाकारी की गई थी और इन्हीं शिल्पियों के माध्यम से भारतीय चित्रकला का विकास हुआ। इन्हीं शिल्पियों ने भारतीय कला के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। बरहुत का स्तूप, जैसे मैंने आपको, स्तूप क्या होता था, जैसे मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि स्तूप इस तरह का होता था और इसके अंदर ये ईंटों और पत्थरों से बनाया गया ऐसा स्थल था जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों को रखा जाता था। स्तूप किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये ईंटों और पत्थरों से बनाया जाता था। ईंटों और पत्थरों से इस स्तूप का निर्माण किया जाता था। ये स्तूप है, ये स्तूप सम्राट अशोक के काल में ही पूर्ण हो गए थे, सम्राट अशोक के काल में ही बन गए थे। मगर इसकी साज सज्जा किस तरह से, जैसे ये स्तूप है, इस स्तूप की चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार यानी 4 बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे। ये गेट बनाए जाते थे, इनके चारों ओर बाउंड्री वॉल की जाती थी, जिसको बोलते हैं वेदिका। वेदिका का मतलब क्या हो गया? बाउंड्री वॉल। इन वेदिकाओं के बीच बीच में स्तंभ बनाए जाते थे इस तरह से। तो ये क्या कहलाते थे? वेदिका स्तंभ। इन बाउंड्री वालों के बीच में क्या बनाए जाते थे? स्तंभ बनाए जाते थे। इस स्तूप के चारों तरफ परिक्रमाएं बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से बनी हुई परिक्रमा बनाई जाती थी। परिक्रमा, जैसे हम किसी मंदिर आदि में जाते हैं तो चारों तरफ परिक्रमा आदि करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं परिक्रमा। तो और इन जो तोरण द्वारों पर है अनेक प्रकार की मूर्तियां आदि बनाई जाती थी। अब हम आज बरहुत के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। तो बरहुत का स्तूप, पहली बात, ये शुंगकालीन कला का दूसरा प्रमुख कला केंद्र बरहुत ही था। तो बरहुत का स्तूप पहली बात कहां पर है कि बरहुत का स्तूप इलाहाबाद एवं लंगरगवा स्टेशन के निकट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है। यानी सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है,
भरूच का स्तूप भी कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है और भरूच का स्तूप इलाहाबाद एवं जबलपुर के मध्य, इलाहाबाद एवं जबलपुर के मध्य लंगरगवा स्टेशन के निकट स्थित है। भरूच का स्तूप इलाहाबाद एवं जबलपुर के मध्य लंगरगवा स्टेशन के निकट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, भरूच के स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय जनरल कनिंघम को जाता है। भरूच के स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय जनरल कनिंघम को जाता है, जिन्होंने 1893 में इस स्तूप की खोज की और इस स्तूप के जितने भी भाग हैं, जैसे तोरण द्वार, वेदिका, वेदिका स्तंभ, अन्य मूर्तियां, ये सभी इन्होंने क्या किया? कलकत्ता संग्रहालय को भिजवा दिए थे। कलकत्ता संग्रहालय में भिजवा दिए, जहां यह आज भी सुरक्षित है। 3-4 लाइनें हमने पढ़ी है। पहली बात क्या है? शुंगकालीन कला का दूसरा प्रमुख कला केंद्र भरूच। भरूच का स्तूप कहां पर स्थित है? इलाहाबाद और जबलपुर के मध्य लंगरगवा स्टेशन के निकट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में है और भरूच का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है। भरूच के स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय जनरल कनिंघम को जाता है, जिन्होंने 1893 में इस स्तूप की खोज की और इस स्तूप के अनेक भाग जैसे तोरण द्वार, वेदिका, वेदिका स्तंभ, अन्य मूर्ति शिल्पों को कलकत्ता संग्रहालय भिजवा दिया, जहां यह आज भी सुरक्षित है। अब हम पढ़ते हैं कि भरूच के स्तूप के तल का व्यास, भरूच के स्तूप का तल का व्यास, भरूच के स्तूप के तल का व्यास 68 फीट था और इसकी चारों दिशाओं में, इसकी चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए गए। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि सांची का स्तूप हो या भरूच का स्तूप हो, इसकी चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए गए थे, जिनकी प्रत्येक की ऊंचाई, इन तोरण द्वारों की ऊंचाई 20 फीट थी। तोरण द्वार का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि एक बड़ा सा गेट जिसकी ऊंचाई कितनी थी? प्रत्येक की ऊंचाई, जिनकी प्रत्येक की ऊंचाई 20 फीट थी। और जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के समय में ही पूर्ण हो गया था, परंतु स्तूप के अन्य भागों का निर्माण शुंग काल में संपन्न हुआ। मतलब जो इसकी साज सजावट का कार्य है वो शुंग काल में संपन्न हुआ। अब स्तूप में क्या क्या है कि स्तूप में सर्वत्र ऐतिहासिक प्रसंग, जातक कथाएं, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य, भगवान बुद्ध स्तूप का संबंध कौन से धर्म से होता है? बौद्ध धर्म से होता है। तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य, जातक कथाएं, यक्ष यक्षिणियां,
मतलब अगर पहले के काल की किसी पुरुष की प्रतिमा मिली है, पुरुष की मूर्ति मिली है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यक्ष की मूर्ति। और अगर किसी लेडीज की मूर्ति मिली है तो उसे यक्षिणी की मूर्ति कहा जाता था। तो अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणियां, मैंने बताया यक्ष यानी किसी पुरुष की मूर्ति मिली है तो यक्ष, और महिला की मूर्ति मिली है तो वो यक्षिणी की मूर्ति कहा जाता था। तो अनेक यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कमल, फूल, पत्तियां, लताएं आदि यहां की मूर्तियों में मिली है। अब ये चीजें तो हमने सिंपल ही पढ़ी, मतलब भरूच का स्तूप इलाहाबाद और जबलपुर के मध्य लंगरगवा स्टेशन के निकट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रकाश में लाने का श्रेय जनरल कनिंघम, कब? 1893। और इन्होंने इसके जितने भी भाग थे वो सभी कलकत्ता संग्रहालय में भिजवा दिए, जहां पर यह आज भी सुरक्षित है। भरूच के स्तूप के तल का व्यास 68 फीट। चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं जिनकी प्रत्येक की ऊंचाई 20 फीट। स्तूप में चारों तरफ ऐतिहासिक प्रसंगों, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य, जातक कथाएं, यक्ष यक्षिणियां, कमल, फूल, पत्तियां, लताएं आदि अलंकृत किए गए हैं। अब हम इस भरूच के स्तूप में ही अन्य बातें की भरूच के स्तूप की मूर्ति कला के विषय, कि भरूच स्तूप की मूर्ति कला के विषय, भरूच स्तूप की मूर्ति कला के विषय, कि भरूच स्तूप की मूर्ति कला के विषय क्या थे वो हम पढ़ते हैं। पहली चीज इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है, हम पढ़ते हैं जातक कथाओं का अंकन। पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर क्या आता है? जातक कथाओं का अंकन। मैं आपको बता दूं कि जनरल कनिंघम के अनुसार भरूच स्तूप में 40 जातक कथाओं का अंकन किया गया था। जातक कथा का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जातक कथा यानी क्या होता है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर कथाएं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर कथाएं, मुख्य रूप से जातक कथाओं का मतलब क्या हो गया कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर कथाएं जिसमें उन्होंने अच्छे और पुण्य के कार्य किए। तो बौद्ध धर्मावलंबियों ने उसे जातक कथाओं के रूप में निरूपित किया था। जातक कथाएं यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर कथाएं जिसमें उन्होंने अच्छे और पुण्य के कार्य किए, तो वो जातक कथाओं के रूप में निरूपित की गई थी। यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतर कथाएं, वो क्या कहलाती है? जातक कथा। तो जनरल कनिंघम के अनुसार भरूच के स्तूप में 40 जातक कथाओं का अंकन किया गया। इनमें अनेक प्रकार की जातक कथाएं थी, जैसे महाकपि जातक कथा, हस्ती जातक कथा, वेशांतर जातक कथा, ये आदि अनेक प्रकार की कथाएं वहां पर अंकित की गई थी। इसी प्रकार दूसरा हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक दृश्यों का अंकन। भरूच के स्तूप में कुछ ऐतिहासिक प्रसंगों को भी अंकित किया गया, जिनमें कौशल नरेश प्रसेनजीत को स्तूप की ओर जाते हुए, मतलब स्तूप की ओर अपने रथ पर जाते हुए, मुख्य बात कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल
नरेश प्रसेन जीत को अपने रथ से स्तूप की ओर जाते हुए प्रदर्शित किया गया। इसी प्रकार एक राजा रहे थे अजातशत्रु। अजातशत्रु, तो अजातशत्रु को हाथी पर सवार होकर स्तूप की ओर जाते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार हम ये ऐतिहासिक कथाओं के प्रसंगों में, मतलब कौशल प्रसेनजीत को तो रथ की सवारी करते हुए और स्तूप की ओर जाते हुए, और अजातशत्रु को स्तूप की ओर जाते हुए अंकित किया गया है। इसी प्रकार तीसरा, देवी देवताओं, यक्ष आदि का अंकन। देवी देवताओं, नाग आदि का अंकन। मैं आपको बता दूं कि भरूच के स्तूप की बाईं ओर रेलिंग पर धन के राजा कुबेर, मतलब भरूच के स्तूप की बाईं ओर की रेलिंग पर धन के राजा कुबेर को भी शिल्पित किया गया है। और वहीं यक्षिणी चंद्रा को भी फलक पर उत्कीर्ण किया गया है। यक्षिणी चंद्रा को भी फलक पर उत्कीर्ण किया गया है, और यक्षिणी चंद्रा को उस समय में धन और वैभव की देवी कहा जाता था। इसी प्रकार भरूच के स्तूप में नाग आदि का अंकन भी किया गया, मतलब कहीं कहीं इन्हें मूल नाग रूप में अंकित किया गया और कहीं इन्हें मानव रूप में भी अंकित किया गया, जिनके सिर पर नागफन, मतलब मुकुट के रूप में नागफन बने हैं। इसी प्रकार चौथा, हास्यास्पद दृश्यों का अंकन। हास्यास्पद दृश्यों यानी मैं आपको बता दूं कि भरूच के स्तूप में हास्यास्पद दृश्यों का भी अंकन किया गया था, और इसके अंतर्गत हास्यास्पद दृश्यों में जैसे एक दृश्य में बंदरों का समूह गाजे बाजे के साथ एक हाथी को लेकर जा रहा है, या एक बड़ी संडासी के द्वारा एक मनुष्य का दांत उखाड़ा जा रहा है जिसे हाथी खींच रहा है। तो ये सभी, इन सभी दृश्यों में, भरूच के इन दृश्यों में मुख्य रूप से जो अंकन किया गया है वो हास्यास्पद दृश्यों का, मतलब एक दृश्य में तो क्या है, बंदरों का समूह वो गाजे बाजे के साथ किसको लेके जा रहा है, एक हाथी को लेके जा रहा है, मतलब बंदरों का समूह गाजे बाजे के साथ किसको, हाथी को लेकर जा रहा है। और एक अन्य दृश्य में एक बड़ी संडासी के द्वारा एक मनुष्य का दांत उखाड़ा जा रहा है। अब मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि भरूच के स्तूप की मूर्तिकला की विशेषता है। भरूच स्तूप की मूर्तिकला, भरूच स्तूप की मूर्तिकला या भरूच के स्तूप की, भरूच के स्तूप की मूर्तिकला की विशेषता है। मैं आपको बता दूं कि भरूच के स्तूप है वो मुख्य रूप से, पहली बात कि भरूच में सांची हो या बरहुत, कहीं पर भी भगवान बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति कहीं नहीं है।
भगवान बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति न सांची के स्तूप में है और न ही बरहुत के स्तूप में मूर्तियां बनाई गई है। सांची और बरहुत, इन दोनों में कहीं भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां नहीं स्थापित है। भगवान बुद्ध को केवल और केवल प्रतीक माध्यमों के माध्यम से ही दिखाया गया है। मतलब भगवान बुद्ध को केवल और केवल प्रतीक माध्यमों में ही दिखाया गया है। मतलब भगवान बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति कहीं भी नहीं है, केवल भगवान बुद्ध को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? प्रतीक रूप में, जैसे छत्र, खाली सिंहासन, राजमुकुट, चरण चिन्ह आदि आदि। मतलब कहीं भी भगवान बुद्ध को की मानव रूप में मूर्ति नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि अगर हम बरहुत की बात करते हैं तो यहां की मूर्तियों के निर्माण में बहुत कम उभार प्रदर्शित किया गया है। मतलब आयतन के निर्माण में कम उभार है। कहने का मतलब आयतन के निर्माण में कम उभार है। मतलब पत्थरों को केवल खोदा गया है। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहां पर मूर्तियां लिख दिया तो उसको हल्का हल्का खोद दिया और मूर्तियां लिख दी। तो कहने का मतलब कि बरहुत की स्तूप की प्रतिमाओं के आयतन में कम उभार है, लेकिन रेखिकता को ध्यान रखा गया है। केवल किसका ध्यान रखा गया है? रेखिकता का ध्यान रखा गया है। और आकृतियां चित्र की सतह से ज्यादा उभरी हुई नहीं है। मतलब चित्र की सतह से ज्यादा उभरी हुई नहीं है। आकृतियां क्या है? चित्र की सतह से ज्यादा उभरी हुई नहीं है। तीन विशेषताएं बताइए। मूर्तियों के निर्माण में कम उभार है, चित्र की सतह से ज्यादा आकृतियां उभरी हुई नहीं है, और भगवान बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां कहीं भी निर्मित नहीं है, केवल उन्हें प्रतीक माध्यमों से दिखाया गया है। यह आज हमने क्या पढ़ा? बरहुत का स्तूप। अगले वीडियो में हम अमरावती का स्तूप पढ़ेंगे।